नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नहीं बन पाई सहमति। देश में पहली बार होगा लोकसभा अध्यक्ष पद का चुनाव। स्पीकर पद के लिए एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला ने दाखिल किया नामांकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में ओम बिरला की उम्मीदवारी पर लगी मुहर। वहीं विपक्ष ने के सुरेश को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। के सुरेश ने भी दाखिल किया अपना नामांकन। 26 जून को होगा लोकसभा अध्यक्ष पद का चुनाव। वहीं बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को करेंगी संबोधित। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर सौदेबाजी करने का भी लगाया आरोप। कहा, लोकसभा स्पीकर किसी पार्टी का नहीं बल्कि पूरे सदन का होता है। नवनिर्वाचित सांसदों द्वारा लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने का क्रम आज भी जारी है। इस क्रम में तमाम सांसदों ने प्रोटेम स्पीकर के समक्ष संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली। केरल और महाराष्ट्र की 4 राज्यसभा सीटों पर आज है चुनाव। इनमें केरल की 3 सीट और महाराष्ट्र में 1 सीट के लिए है मतदान। केरल से भाकपा के बिनॉय विश्वम, माकपा के इलामारम करीम और केरल कांग्रेस के प्रमुख जोस के मणि का राज्यसभा कार्यकाल 1 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इन्हीं तीनों सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। वहीं प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र की 1 राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदान के बाद मतों की गणना होगी। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू। आज से लेकर 2 जुलाई तक उम्मीदवार कर सकते हैं अपना नामांकन। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 5 जुलाई है। तो वहीं 2 जुलाई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी शाम चुनाव नतीजे भी आ जाएंगे। देश में आपातकाल लगाए जाने के आज 50 साल पूरे हो गए। साल 1975 में आज ही के दिन तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी समाप्त करते हुए पूरे देश में लागू कर दिया था आपातकाल। देश में आपातकाल लगाए जाने के आज 50 साल पूरे हो गए हैं। साल 1975 में आज ही के दिन तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी समाप्त करते हुए पूरे देश में लागू किया था आपातकाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र का काला दिन बताया। कहा, आपातकाल का काला दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर भारत के संविधान को कुचल दिया था। आपातकाल को लेकर भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि कांग्रेस अपने काले अतीत के रास्ते पर चलती रहती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कांग्रेस को तानाशाह बताया। आपातकाल को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर किया तीखा वार। कहा, आज के ही दिन कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा था। बीएसपी प्रमुख मायावती ने संसद में विपक्ष द्वारा संविधान की कॉपी दिखाई जाने के मामले में कहा, राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारतीय संविधान के साथ हो रहा है खिलवाड़। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी के अनिश्चितकालीन अनशन को खत्म करने का किया ऐलान। आतिशी पिछले कई दिन से अनिश्चितकालीन अनशन पर थीं। बीती 21 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। हालात खराब होने पर आतिशी को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली वासियों को जल संकट से नहीं मिल रही है निजात। मयूर विहार और ओखला समेत तमाम इलाकों में टैंकरों की मदद से लोगों तक जा रही है जलापूर्ति। तमिलनाडु के मदुरै में एआईएडीएमके नेताओं ने कलकुरिची शराब त्रासदी में हुई मौतों को लेकर स्टालिन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस त्रासदी में 59 लोगों की हो चुकी है मौत। कर्नाटक में एक बार फिर से एक से अधिक उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठने लगी है। कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता केएन राजन्ना ने
राज्य में एक से अधिक उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। के.एन. राजन्ना ने कहा कि कई मंत्रियों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने वाले कई समुदायों को उप मुख्यमंत्री पद पर देना चाहिए प्रतिनिधित्व। हालांकि राजन्ना ने खुद को इस रेस से बाहर बताया। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में चीनी और जैव ईंधन उभरते हुए परिदृश्य नाम से आयोजित 64वें आईएसओ परिषद की बैठक का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, भारतीय चीनी मिलों के शीर्ष प्रबंधन, आईएसएमए और एनएफसीएसएफ जैसे उद्योग संघ और तकनीकी विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 21वीं पशुधन गणना के लिए एक रणनीतिक कार्यशाला का आयोजन। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। प्रतिभागियों को उच्च गुणवत्ता वाले आंकड़ों का संग्रह सुनिश्चित करने के लिए डाटा मिलान रणनीतियों पर प्रशिक्षित किया जाएगा और विभिन्न पंजीकृत नस्लों से परिचित कराया जाएगा। दिल्ली में आज कैपस्टोन सेमिनार का आयोजन किया गया। विदेश मंत्री और एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी ने सेमिनार में हिस्सा लिया। परीक्षा सुधारों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक सोमवार को हुई। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के. राधाकृष्णन समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। समिति एनटीए के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल और एनटीए की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर सरकार को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुष्पांजलि अर्पित की। राजस्थान में देश का पहला डेडिकेटेड टेस्ट रेलवे ट्रैक बन रहा है। इस ट्रैक पर 220 किलोमीटर पर आवर की गति तक की रेलों का ट्रायल और परीक्षण हो सकेगा। लगभग 820 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस ट्रैक को राजस्थान में सांभर के पास बनाया जा रहा है। 64 किलोमीटर लंबा डेडिकेटेड टेस्ट रेलवे ट्रैक का निर्माण 2 फेज में होगा। फिलहाल 27 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। यूपी के प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की एक समीक्षा बैठक। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के दौरान स्वच्छता, सुविधा और सुरक्षा के उच्च मानक स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करने के दिए निर्देश। बैठक में पुलिस और प्रशासन के तमाम आला अधिकारी भी हुए शामिल। अगले साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में महाकुंभ प्रस्तावित है। साल 2019 में मेला क्षेत्र जहां 3200 हेक्टेयर में फैला था, तो वहीं इस बार 4000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में मेला क्षेत्र होगा। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ। राज्य के 9 जिलों के 641 गांवों में बाढ़ प्रभावितों की संख्या में भी कमी आई। प्रभावितों की संख्या घटकर 1.7 लाख रह गई है। असम का करीमगंज जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। राज्य में 140 राहत शिविरों में करीब 13,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। असम में इस साल बाढ़ से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश के कारण गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, यूपी और दिल्ली समेत कई राज्यों में आज बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिन के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां हैं अनुकूल। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का।
पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने अपने ट्रैवल सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्लोबल ट्रैवल एग्रीगेटर्स स्काई स्कैनर, गूगल फ्लाइट्स और वीगो के साथ साझेदारी का ऐलान किया है। टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारतीय एयरटेल टेलीकॉम टावर्स कंपनी इंडस टावर्स में अतिरिक्त 3% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए वोडाफोन पीएलसी के साथ चर्चा कर रही है। 28 जून 2024 से भारत के सरकारी बॉन्ड को जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में शामिल किया जा रहा है। इससे थाईलैंड, पोलैंड और चेक गणराज्य जैसे देशों की वेटेज अगले 10 महीनों में कम हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को 6.8% पर बरकरार रखा है। देश के चालू खाते में इस साल जनवरी-मार्च तिमाही में सरप्लस की स्थिति रही और ये 5.7 अरब डॉलर रहा, जो सकल घरेलू उत्पाद का 0.6% है। जापान की वाहन कल ऊर्जा क्षेत्र के दिग्गज मुसाशी सेमुत्सु इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी मुसाशी ऑटो पार्ट्स इंडिया ने चालू वित्त वर्ष के आखिर तक अपने इलेक्ट्रिक वाहन कलपुर्जों के लिए स्थानीयकरण को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 60 से 70% करने का योजना का ऐलान किया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से जारी किए गए डाटा के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद घरों में उपयोग होने वाली कई वस्तुओं जैसे आटा, कॉस्मेटिक, टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर आदि की कीमतों में कमी आई है। एक रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से रेलवे, डिफेंस और रिन्यूएबल सेक्टर में लगातार पूंजीगत व्यय किए जाने के कारण कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंपनियों के राजस्व में वित्त वर्ष 2024-25 में उछाल देखने को मिल सकता है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने अनचाही कॉल पर अंकुश लगाने के लिए सोमवार को दूरसंचार कंपनियों से कहा कि वो अपने मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल को स्पैम संबंधी शिकायतों के पंजीकरण और वरीयता एवं सहमति की सेटिंग के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए ज्यादा अनुकूल बनाएं। केंद्र सरकार ने जमाखोरी रोकने और गेहूं के दाम नियंत्रित करने के लिए तत्काल प्रभाव से गेहूं पर भंडारण सीमा लगा दी है, जो 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। सरकार ने कहा कि वो कीमत पर अंकुश लगाने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए तैयार है। इनमें आयात शुल्क की समीक्षा भी शामिल है। इस समय गेहूं के आयात पर 40% शुल्क लगता है। दूरसंचार विभाग आज 96,317.65 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू करेगा। नीलामी के पिछले 6 दौर की तुलना में संचार ऑपरेटरों द्वारा सबसे कम बयाना राशि जमा किए जाने और कंपनियों द्वारा स्पेक्ट्रम के नवीकरण पर ध्यान केंद्रित करने की घोषणा के कारण विश्लेषकों का कहना है कि ऐसी स्थिति में नीलामी में कोई खास प्रगति होने की संभावना नहीं है। वित्त मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा, जन सुरक्षा और मुद्रा योजना सहित विभिन्न फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम की प्रगति की समीक्षा के लिए आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों की बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी करेंगे। बैठक में पीएम विश्वकर्मा, स्टैंड अप इंडिया, पीएम स्वनिधि और अन्य कई प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। भारत आज से 27 जून तक नई दिल्ली में चीनी सेक्टर में वैश्विक कार्यक्रम ISO परिषद बैठक की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम में 30 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे इस कार्यक्रम का उद्घाटन। चीनी और जैव ईंधन सेक्टर के महत्वपूर्ण मुद्दों पर किया जाएगा विचार विमर्श। कोयला मंत्रालय के रणनीतिक निर्देशन के अंतर्गत ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने झारखंड में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ किया है। कोयला गैसीकरण के उपयोग के माध्यम से इसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मूल्यवान गैसों में परिवर्तित करना इस पहल का उद्देश्य है। खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की नीलामी का चौथा दौर शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि अब तटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी का पहला दौर 100 दिनों के भीतर शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान का व्यस्त बंदरगाह शहर कराची भीषण गर्मी की चपेट में है। शहर में पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी हिंसा पर रूस ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया। रूस के संयुक्त राष्ट्र राजदूत वासिली नेमेजिया ने कहा कि क्रीमिया के सेवस्तोपोल पर हुए हमलों में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल है। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे 24 जून को रिहा हो गए हैं। जूलियन को लंदन के उच्च न्यायालय ने जमानत दी है। इसके बाद दोपहर के समय स्टैनस्टेड हवाई अड्डे से वो विमान में सवार होकर ब्रिटेन से रवाना हो गए। दरअसल असांजे को 62 महीने की सजा सुनाई गई थी, जो कि वो पहले ही काट चुके हैं। जूलियन असांजे ने कुल 1901 दिन जेल में बिताए हैं। असांजे की रिहाई के लिए एक वैश्विक अभियान भी चलाया गया था। मैक्सिकन समुद्र तट स्थल पर उष्णकटिबंधीय तूफान अल्बर्टो के गुजरने के बाद आए उच्च ज्वार ने दक्षिण पूर्वी प्लाया डेल कार्मेन में भारी नुकसान पहुंचाया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल पर उनके बारे में गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। गुटेरेस ने एक प्रेस वार्ता के दौरान इजराइल का नाम लिए बगैर कहा कि उन पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने कभी भी हमास की निंदा नहीं की और वो हमास के समर्थक हैं। हमास के साथ चल रहे युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गजा में बंधकों की वापसी के लिए वो आंशिक समझौते के बदले लड़ाई रोकने को तैयार हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने साफ किया कि गजा में स्थायी युद्ध विराम के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इजराइल लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ पूर्ण रूप से युद्ध के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जल्द ही देश की उत्तरी सीमा पर सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी जाएंगी, जिनमें हमलावर दस्ते भी शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट के साथ बैठक की। बैठक में ब्लिंकन ने इजराइल से लेबनान में और अधिक तनाव से बचने का आह्वान किया। बैठक में गजा में बंधकों को मुक्त करने के लिए एक समझौते पर पहुंचने के प्रयासों पर भी चर्चा हुई। 2 घंटे तक चली बैठक में ब्लिंकन ने इजराइल और हमास के बीच संभावित समझौते पर कूटनीतिक चर्चा की। चर्चा में सभी बंधकों की रिहाई और फिलिस्तीनी लोगों की पीड़ा कम करने पर बात हुई। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने CIA प्रमुख बिल बर्न्स से भी मुलाकात की। यूक्रेन ने पूर्वी शहर प्रोकोवस्क में रूसी मिसाइल हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 4 बच्चों सहित 41 लोग घायल हो गए। अमेरिका के साउथ डकोटा में आई बाढ़ में व्यापक क्षति हुई है। साउथ डकोटा की गवर्नर क्रिस्टी नोएम ने कहा कि साउथ डकोटा में आई बाढ़ के बाद काफी नुकसान हुआ है। यूरोपीय संघ के प्रमुख राजनयिक जोसेफ बोरेल ने कहा कि संघ के विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन को हथियार और अन्य सहायता देने के लिए जब्त रूसी परिसंपत्तियों से मिलने वाले धन के उपयोग के लिए एक कानूनी ढांचे पर सहमति जताई है। अफगानिस्तान ने ICC T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। सुपर 8 के अंतिम मुकाबले में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश पर रोमांचक जीत हासिल की। भारत ने T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। अंतिम सुपर 8 के मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराने में सफलता पाई। सेमीफाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 205 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने 41 गेंदों पर 92 रनों की विस्फोटक पारी खेली। T20 विश्व कप 2024 के बीच BCCI ने जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सीरीज में शुभमन गिल टीम इंडिया का नेतृत्व करते नजर आएंगे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज 6 जुलाई से होगा। आखिरी मुकाबला 14 जुलाई को खेला जाएगा। पिछले 12 साल में पहली बार भारत ओलंपिक में पूरा 6 सदस्यीय दल भेजेगा, जो पेरिस ओलंपिक में सभी 5 वर्गों में भाग ले सकेगा। अनुभवी तीरंदाज तरुणदीप रॉय और दीपिका कुमारी रिकॉर्ड चौथी बार ओलंपिक में चुनौती पेश करेंगे। पुरुष टीम में तरुणदीप राय, धीरज बोमदेवरा और प्रवीण जाधव को रखा गया है, तो वहीं महिला टीम में दीपिका कुमारी, भजन कौर और अंकिता भगत शामिल हैं। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। भारतीय गोल्फर अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने सोमवार को विश्व रैंकिंग के आधार पर पेरिस ओलंपिक के लिए टिकट हासिल कर लिया है।
त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला युगल जोड़ी अमेरिकी ओपन BWF विश्व टूर बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेगी। खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल ने चेक गणराज्य में कोच डेविड के साथ अभ्यास की ट्रैप निशानेबाज राजेश्वरी कुमारी के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। इटली ने यूरो कप के नॉकआउट दौर में अपनी जगह बना ली है। ग्रुप बी के एक रोमांचक मुकाबले में इटली ने दूसरे हाफ के अतिरिक्त समय में गोल करके क्रोएशिया के खिलाफ मुकाबला 1-1 से ड्रॉ कराने में सफलता पाई। इस ड्रॉ के साथ ही इटली ने ग्रुप बी में स्पेन के बाद 4 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल करते हुए अंतिम 16 में प्रवेश किया। ग्रुप बी के एक अन्य मुकाबले में स्पेन ने अपने अजेय सिलसिले को बरकरार रखते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। स्पेन ने अल्बानिया को 1-0 से हराकर ग्रुप में लगातार तीसरी जीत हासिल की है। यूरो कप में आज ग्रुप सी के 2 मुकाबले खेले जाएंगे। ग्रुप सी में इंग्लैंड का सामना स्लोवेनिया से होगा। 1 जीत और 1 ड्रॉ के साथ ग्रुप में शीर्ष पर मौजूद इंग्लैंड की कोशिश जीत के ग्रुप दौर का समापन करने की होगी। ग्रुप सी के एक अन्य मुकाबले में डेनमार्क और सर्बिया की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों का इरादा इस मैच को बड़े अंतर से जीतकर नॉकआउट दौर में स्थान बनाने पर होगा। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी सोमवार को वाराणसी पहुंची। उन्होंने बाबा विश्वनाथ के चरणों में अपने बेटे अनंत अंबानी और होने वाली बहू राधिका मर्चेंट की शादी का निमंत्रण रखा। नीता अंबानी ने बताया कि वो खुद को काफी भाग्यशाली मानती हैं कि उन्हें वाराणसी और काशी विश्वनाथ मंदिर आने का मौका मिला। फिल्म भूल भुलैया 3 इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म कल्कि 2898 AD में प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हासन अहम रोल में नजर आएंगे। फिल्म 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अक्षय कुमार की आगामी फिल्म सरफिरा कैप्टन GR गोपीनाथ पर आधारित है। फिल्म स्त्री 2 में श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव फिर से नजर आएंगे। ये फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होगी। ताहिरा की आगामी फिल्म शर्मा जी की बेटी 28 जून को अमेजॉन पर प्रीमियर होने वाली है। इस फिल्म में साक्षी तंवर, सिया मिखेल जैसी एक्ट्रेसेस मौजूद हैं। करण जौहर ने अपनी अपकमिंग फिल्म किल का ऐलान कर चुके हैं। इस फिल्म में अभिनेता लक्ष्य लालवानी एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं। एक्ट्रेस कृतिका कामरा जल्द ही नागराज मंजुले की मटका किंग में नजर आने वाली हैं। सीरीज में वो मशहूर एक्टर विजय वर्मा के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। जानवी कपूर की आगामी फिल्म उलझ की रिलीज तारीख का खुलासा किया गया। ये फिल्म 2 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। बॉलीवुड फिल्मकार रमेश तौरानी सुपरहिट फिल्म सोल्जर का सीक्वल बनाने की कर रहे हैं तैयारी। और अक्षय कुमार और तापसी पन्नू की आने वाली फिल्म खेल खेल में है। ये फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होगी। और इसी बीच जिस खबर पर हम सभी की नजर बनी हुई है, जो आ रही है इस वक्त लोकसभा से, जहां पर आपको बता दें कि लोकसभा के अध्यक्ष पद यानी कि स्पीकर के पद के लिए सहमति नहीं बन पाई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, जिसको लेकर के दोनों ही तरफ से अब अलग अलग लोगों के नामांकन कराए गए हैं। अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने अपना नामांकन किया है, तो वहीं जो विपक्ष है यानी कि इंडी गठबंधन, उसकी तरफ से के सुरेश ने अपना नामांकन किया है। तो ऐसे में इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास में तीसरी बार ऐसा मौका है जब स्पीकर पद के लिए चुनाव होना है। हालांकि इससे पहले लगातार ये चर्चा चल रही थी कि स्पीकर के पद के लिए आम सहमति बन जाएगी, लेकिन अब आज अगर देखा जाए तो अगर आम सहमति बननी होती तो बन चुकी होती, लेकिन अब इंडी गठबंधन की तरफ से अगर देखा जाए तो एक अलग व्यक्ति ने यानी कि एक और अलग सांसद ने अपने स्पीकर के लिए नामांकन भराया। हालांकि कल इसको लेकर के वोटिंग होनी है और इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मेरे साथ इतना ही, और इस छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम मिड डे प्राइम सहयोगी जया सिन्हा के साथ। नमस्कार।